हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भाग में मिट्टी की बारात से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, वो मैंने आप सभी को बता दिए थे। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो 2 वीडियो मैंने इस पे ऑलरेडी बना दिया है महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और पहले वीडियो में मैंने आपको भूमिकाओं के बारे में बताया था और उसमें संकलित कविताओं के बारे में बताया था, तो पहले उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसमें जितने भी इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी वो बताए थे, तो दोनों ही वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके बाद आज हम मिट्टी की बारात कविता की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, यह इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना ही कही जाएगी कि किसी महापुरुष ने अपनी प्रियतमा के अंतिम अवशेष इसलिए सुरक्षित रख छोड़े हो कि संसार से अंतिम यात्रा के समय दोनों की मिट्टी साथ साथ महाप्रयाण करेगी, साथ साथ प्रवाहित होगी और अविराम जीवन क्रम में साथ साथ सिंधु में लय होगी। स्त्री जाति के लिए तो यह संवेदना विशेष मार्मिक है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस कविता में क्या चीज़ है, तो पहली चीज़ हो गई कि ये दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत है सरोज स्मृति के बाद। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के फूलों की जो यानी जो अंतिम अवशेष है दोनों को ही साथ में मिलाया गया और संगम में प्रवाहित किया गया। तो वो जो एक मार्मिक दृश्य, वो जो प्रेम का एक प्रतीक हम कह सकते हैं, प्रेम का रूप हम कह सकते हैं, इस कविता में देखने को हमें मिलता है। तो जवाहरलाल और कमला के फूलों का सम्मिलित प्रयाण एक कौतूहल जगा गया कि कौन जानता है कि गंगा की धारा में जब 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 मिट्टी मिट्टी का स्पर्श हुआ तो तब उसमें भी कोई स्पंदन या रोमांच हुआ हो। मिट्टी में रोम ना हो पर रोम रंध्र तो होते ही है। हम चेतन हैं इसलिए अचेतन की उसे जड़ कहना तो भूल होगी। अनुभूतियों के विषय में कह ही क्या सकते हैं। अवक्ष्यतादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अवक्त निधान्य तत्र का परिदेवना। आज तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि जड़वत दिखाई पड़ने वाले प्रत्येक अणु में कितनी महाभूत शक्ति अंतर्निहित है। तो वाकई एक रोमांचकारी दृश्य जो है देखने में लगता है कि किस प्रकार से जो कमला नेहरू की मृत्यु है वो काफ़ी वर्ष पहले हो गई थी और उसके लगभग 28 वर्ष बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई और उन्होंने अपने पत्नी के जो अंतिम अवशेष थे उसको इतने वर्षों तक सुरक्षित रखा था ताकि जब उनकी मृत्यु हो तो दोनों के ही जो अंतिम अवशेष है उनको एक साथ गंगा में प्रवाहित किया जाए। तो वाकई ही ये एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत प्रेम का विवरण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि सृष्टि के कण-कण में नर और नारी अणु बिखरे हुए हैं, अन्यथा घास का एक अंकुर तक फूटना दुर्लभ हो जाता। सांख्य ने सृष्टि के मूल में प्रकृति पुरुष की अविरत प्रक्रिया इसी आधार पर प्रतिष्ठित की है। विज्ञान की भाषा में इसे पॉजिटिव नेगेटिव भी कहा जा सकता है। अस्तु चिरंतर जीवन प्रवाह की विराटता में चेतन चेतन के सहयोग से अचेतन चेतन का सहयोग भी कम महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ देखिए, जितने आपने देखा या देखा होगा कि कभी कभी जो है जिसमें जान हो, चेतन चीज़ों का जो है मिलन बताया गया है, उनका सहयोग बताया गया है, लेकिन इस कविता में क्या है, अचेतन अचेतन तो जो जीवित नहीं है उनके जो सहयोग की बात है वो बताई गई है। तो ये कितना महत्वपूर्ण सा अद्भुत सा प्रतीत होता है, ये इस कविता में देखने को मिलता है। हमारी सीमाएं इसे कल्पना परक भले ही स्वीकारे, पर यह निर्णय कर सकना कठिन है कि व्यक्त कहाँ प्रारंभ होता है और अव्यक्त कहाँ समाप्त होता है। हमारे युग की एक ज्वलंत घटना के आधार पर यह रूपक प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्रतीक के रूप में मानव संवेदना की इस भूमिका को
और सार्वकालिक ही समझना चाहिए। तो यहाँ पे दृश्य एक जो है शुरू हो जाता है और इसका स्थान है आनंद भवन प्रयाग और तिथि है 8 जून 1964 का के प्रभात यानी सुबह का समय। चारों ओर अपार जन समूह उमड़ रहा है। सलामी के लिए फौज फालिन है। बैंड बाजे गाजे सब है। लाखों लोग भरे गले और डबडबाई आंखें लिए खोए खोए से इधर उधर भटक रहे हैं। मानव समुद्र की लहरों पर लहरें, पर सब स्तब्ध प्रशांत। अंतर की उमड़न और बाहर की घुमड़न सब एक समान लग रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के समय की बात, जो उस समय जो लोग उनको देखने के लिए आए हैं, जो वहाँ की स्थिति है, इसका विवरण यहाँ इसमें किया गया है। कोई किसी का पुरसा हाल नहीं दिखलाई पड़ता। वातावरण में एक अजीब सी घुटन बेचैनी सी देखने को मिल रही है। त्रिवेणी संगम के लिए महाप्रयाण से पूर्व आनंद भवन की ऊपरी मंजिल में स्वर्गीय कमला नेहरू का कक्ष खुलता है। तो यहाँ पर दोनों के ही जो अस्थि अवशेष थे उनको संगम में विसर्जित करने के लिए जाया जाता है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। तो यहाँ पे कमला नेहरू जी का जो कक्ष है कहाँ पर है ये भी आप देख लीजिए, आनंद भवन की ऊपरी मंजिल में। तो वो कक्ष खुलता है। जवाहरलाल के हाथों बड़ी साज संभाल के 28 वर्ष पूर्व रखी हुई कमला नेहरू के अंतिम अवशेषों की रजत मंजूषा सजाई जाती है। तो यहाँ पे तिथि भी देख लीजिए कि 28 वर्ष बाद 28 वर्ष तक जो जवाहरलाल नेहरू ने संभाल के रखा हुआ है उसको उस वक्त निकाला जाता है, सजाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो इस कविता में वार्तालाप है, यह इस प्रकार से कमला और जवाहरलाल करके वार्तालाप के रूप में इस कविता को दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किन दो लोगों के बीच वार्तालाप है इस कविता में, तो कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के वार्तालाप जो है इस कविता में दिखाई गई है। तो यहाँ पे कमला नेहरू जी प्रश्न करती है, कमला बात क्या है, बाहर आज बड़ी धूमधाम है, घर भर गया है। तो कमला जी प्रश्न करते हैं कि बात क्या है, कि आज ऐसी क्या बात हो गई कि बाहर जो है आज बहुत ही ज़्यादा धूमधाम दिखाई पड़ता है, पूरा घर क्या है भरा हुआ है। परिजनों पुरजनों से फिर बैंड बज रहा है द्वारे, शहनाई का परिचित स्वर बींधता सा जाता है शून्य अंतराल को। तो कहते हैं कि परिजनों से पूर्वजनों से जितने रिश्तेदार हैं लोग हैं उनसे फिर से ये घर भरा हुआ है। बैंड बाजे घर के बाहर बज रहे हैं, शहनाई जैसा स्वर बज रहा है। तो एक जो है शून्य अंतराल सा स्वर जो है दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से आनंद उमड़ उफना है, जैसा कभी देखा था ससुर जी के युग में। तो वो कहती है कि भाई ऐसा तो यानी कि जो उनके विवाह के समय यानी ससुर जी के युग में जब वो यहाँ पे आई थी अ, अपने ससुराल में पहली बार, तो जो उस समय का माहौल था, बैंड बाजे बजे थे, वैसा ही उनको फिर से माहौल देखने को मिलता है कि सभी लोग भरे हुए हैं, चारों तरफ आनंद का माहौल है। तो उसी प्रकार का फिर से दिखाई देता है। नेपथ्य से वीणा की करुण झंकार के साथ गीत का थरथराता स्वर फूट पड़ता है। आगे है, तेरी आज विदाई है, सज सोलह श्रृंगार सुहागिन तेरी आज विदाई है। तो यहाँ पे क्या है, गीत जो है आ रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि आज जो है जो 28 वर्षों से वो वहाँ पे बंद थी, तो उनके लिए ये बात कही गई है कि कमला नेहरू जो 28 वर्षों से उसमें उनकी अस्थि जो रखी हुई थी, आज उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो इस संबंध में ये पंक्तियां हैं कि आज जो है तुम्हारी विदाई है, तुम जो है 16 श्रृंगार करके सुहागिन बनो, आज तुम्हारी विदाई है। दूल्हा खड़ा द्वार पर सज धज, बाजे गाजे खूब सज रहे बज, प्रियतम बांधे मोर खरा है,
तो आगे कहते हैं कि दूल्हा जो है वो दरवाजे पर सज-धज के खड़ा हुआ है और खूब जो है गाजे बाजे बज रहे हैं। तुम्हारा प्रीतम जो है तुम द्वार पे खड़ा हुआ है। द्वारे डोली आई है तेरी आज विदाई है, कि तुम्हारे द्वार पर डोली आई है और आज तुम्हारी विदाई है। नर नारी की यही पूर्णता, यही सनातन सत्य अमरता, पर्दे के बाहर जो दिखता वह केवल परछाई है, तेरी आज विदाई है। तो आगे कहते हैं कि नर और नारी की जो है यही संपूर्ण पूर्णता होती है, दोनों का जब मिलन होता है। यही सनातन सत्य अमरता, कि सनातन धर्म में भी यही इसी को अमर बताया गया है। पर्दे के बाहर जो दिखता, कि पर्दे के बाहर जो दिखाई पड़ता है वह तो केवल एक परछाई है और तेरी आज विदाई है। खिले लुटती पुष्प समर्पण, सारा राष्ट्र कर रहा परछन, युग देवता लिवाने आए। तो कहते हैं कि सब कुछ जो है खिले हुए हैं, फूल जो है समर्पण के लिए बिछे हुए हैं, सारा देश जो है आज परछन कर रहा है, चारों तरफ तुम्हारे घूम रहा है, युग के देवता जो है तुम्हें लेने आए हैं। तू सहमी शर्माई है, तेरी आज विदाई है। कहते कि तू तो सहमी हुई शर्माई सी लगती है, तेरी तो आज विदाई है। तो यहाँ पे आगे है कि कमरे में जो है आने जाने की आवाजें आई हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी कमरे में प्रवेश करती है और अपने पिता की इच्छा की पूर्ति स्वरूप अपनी माता के फूलों की मंजूषा बड़े सौम्य भाव से उठाकर धीमी पदचाप से सीढ़ियों से उतरने लगती है। तो यहाँ पे जो है एक गीत यहाँ तक वर्णित था कि गीतों में क्या विदाई का बात जो है कही गई है। उसके बाद लोगों के आने जाने का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जो उनकी पुत्री है वो रूम में आती है और अपने माता की जो फूलों की जो मंजूषा थी वो उसे उठाती है और सीढ़ियों से उतरने लगती है। तो इस पर फिर आगे संवाद दिया गया है कि कमला जी क्या कहती है। अरे कौन है जगाता मुझे वर्षों की निंद्रा से, छलना यह कैसी है। तो कहती है कि अरे कौन मुझे जगा रहा है इस वर्षों की निंद्रा से, जो मैं इतने दिन से सोई हुई थी, कौन मुझे इससे जगा रहा है, यह किस प्रकार का छल जो है मेरे साथ किया जा रहा है। वे तो अभी आए नहीं, किसने उठाया मुझे, कहाँ लिए जाता है दबे पाँव तस्कर सा। तो आगे कहती है कि वे तो आए नहीं, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू है वे तो अभी तक मुझ लेने आए नहीं हैं, तो फिर मुझे कौन उठा के ले जा रहा है, कहाँ लिए जा रहा है, ये दबे पाँव से यानी धीरे धीरे से लेके जा रहा है। ऐसी भीड़ भाड़ में इतनी भयावह शांति, क्यों है फुसफुसाते लोग, खुलकर नहीं बोलते। असहयोग आंदोलन में भी उमड़ी थी अपार भीड़, पर ऐसी चुप्पी तो देखी सुनी कभी नहीं। बेटी कहाँ हाय मेरी लाडली। तो आगे कहते हैं कि ऐसी भीड़ भाड़ में, कि यहाँ जब लोगों की इतनी भीड़ भाड़ है फिर भी यह डरावनी शांति सी किस प्रकार से है। तो ये कमला जी के मनोभाव जो है यहाँ दिखाए गए हैं। जब उनकी अस्थियां ली जा रही तो उनके मनोभाव में क्या क्या चीज़ें आ रही है। क्यों है फुसफुसाते लोग, कि लोग जो है क्यों यहाँ पे फुसफुसा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं धीरे धीरे, कोई भी खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार का भीड़ जो है वो असहयोग आंदोलन में भी उमड़ा था और लोगों की भीड़ जो है इस प्रकार से उमड़ी थी, लेकिन ऐसी चुप्पी तो उसमें भी नहीं था जैसी आज दिखाई पड़ रही है। फिर कहती हैं कि बेटी कहाँ, कि मेरी बेटी तुम कहाँ हो मेरी लाडली। आगे कमला के फूलों की मंजूषा जवाहर की मंजूषा के बगल में रख दी जाती है। भाव विहल इंदिरा गदगद हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आंसू आंखों के कोनों में ही सिकसिका कर रह जाते हैं। तो यहाँ पे आगे ये है कि जो फूल लेकर वो नीचे आती है तो वो फिर जवाहरलाल नेहरू के बगल में दोनों की रख देती है इंदिरा गांधी और हृदय भाव से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो आगे का जो कविता है वो इस प्रकार से है। कमला
किसकी बगल में मुझे लाकर बिठाया हाय, उष्मा का स्पर्श कर्श पहचानी सी है गंध, प्रियतम के श्वासों की जाने इस कलशी में, क्या है छिपा गूढ़ मौन, राशि राशि संवेदन। तो आगे कहती है कि मुझे जो है किसकी बगल में लाके तुमने यहाँ बिठा दिया, यहाँ से जो उष्मा की जो अ, उष्मा जो आ रही है वो गंध मुझे पहचानी सी जान पड़ रही है। ये तो प्रीतम के श्वासों सी महसूस हो रही है। लेकिन इस कलशी में जो है कौन सा मौन जो है वो छिपा हुआ है, चुपके चुपके से इसमें क्या छुपा हुआ है। सहसा बैंड की करुण ध्वनि के साथ रथ हौले हौले संगम की ओर चल पड़ता है। तो इसके साथ ही क्या होता है, जब दोनों के ही कलश को साथ में रख दिया जाता है तो उसके बाद संगम की ओर प्रस्थान दिखाई पड़ता है। फिर आगे कमला जी ने क्या क्या चीजें इसमें कही है, चलिए पढ़ते हैं। कमला, यह तो कुछ हिलने लगा चलने लगा रथ सा महाकाल का, तुमने तो कहा था प्रतीक्षा करो प्रियतमे। तो यहाँ पे फिर कमला जी कहती है कि यह तो कुछ हिलने लगा, कि अब तो कुछ हिलने लगा, कि रथ रथ चलने लगा। तो यहाँ पे उसके लिए हिलने की का वर्ड यूज है, रथ सा महाकाल का, कि ये तो महाकाल का रथ चलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तुमने तो कहा था, यानी कि यहाँ पे कमला जी जवाहरलाल नेहरू का कहती है कि तुमने तो कहा था कि प्रतीक्षा करो प्रीतमी, कि तुम मेरा इंतजार करो। आगे है, साथ साथ होगी अपनी अंतिम महायात्रा, तो क्या वह छलना थी मुझको फुसलाने की। तो वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि मेरा तुम इंतज़ार करो, हमारी जो महायात्रा होगी, अंतिम महायात्रा, वो हमारी साथ साथ होगी। लेकिन क्या ये तुम्हारी छलना थी, तुमने मुझे छला था, मुझको बहलाया फुसलाया था। अंदर की आस्था तो कहती है छलोगे नहीं, तुमने तो शत्रु से भी कपट कभी किया नहीं। तो आगे कहती है कि मेरी अंदर की जो आस्था है वो तो मुझे ये कह रही है कि तुम कभी मेरे साथ छल नहीं कर सकते। तुमने तो शत्रु से भी कभी कपट नहीं किया, कभी बैर नहीं किया, उसको भी कभी नहीं छला। तो फिर तुम गए कहाँ, आओ वीर, कोई मुझे बरबस उठाए लिए जा रहा, असहाय सीता सा। तो आगे कहती है कि वो जवाहरलाल नेहरू को बुलाती हैं कि तुमने तो कभी किसी को छला नहीं, कपट मेरे साथ कभी किया नहीं, लेकिन तुम जो है इस समय कहाँ हो, जल्दी से आओ वीर। तो उनको जो है वो वीर कह के बुलाती है कि वीर तुम जल्दी आओ, कोई मुझे यहाँ पे उठा के ले जा रहा है, जैसे कि असहाय सीता को ले जा रहा था। हो अवश्य आस पास गगन फटा जाता है तुम्हारी जयकारों से, यह तो सदा होता था पर ऐसे फूट फूट नहीं, आखिर क्या माजरा है। तो आगे कहती है कि आसपास ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान जो है, गगन जो है वो फटा जा रहा है तुम्हारी जयकारों से, तुम्हारी जयकार से ये गगन ऐसा लगता है जैसे कि फटा जा रहा है। लेकिन ये तो सदा होता था, तुम्हारी जयकार तो सदा होती थी, पर ऐसे फूट फूट नहीं, यानी कि जो अभी करुण स्वर उस जयकारे में सुनाई देता है वो पहले ऐसा नहीं सुनाई देता था। तो आखिर इसका माजरा क्या है। किसका लुट गया सुहाग, किसके कितने बुझ गए चिराग, कि दिन में भी हाथ पैर मार रहे लोग बाग, चल रहे टटोलते से जैसे घना अंधकार बरसा हो धरती पर। तो आगे कहते हैं कि किसका, कि ये किसका सुहाग लुट गया है, किसके जो है कितने बुझ गए चिराग, किसका जो है चिराग बुझ गया है, कि लोग जो है इस प्रकार से हाथ पैर मार रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चल रहे टटोलते से, तो रोते टटोलते से जा रहे हैं जैसे कि कोई घना अंधकार जो है इस धरती पर बरस रहा हो। सूर्य ग्रहण में भी कभी ऐसी घनी भूत हूत कालिमा न होती थी जैसे प्रतिबिंबित है जन जन के मुखड़ों पर। तो आगे कहती है कि जब सूर्य ग्रहण लेता रहता है, लगता है, तब भी ऐसी काली सी
ऐसा अंधकार जो है वो प्रतीत नहीं होता, जैसे कि आज सभी लोगों के चेहरों पर ये अंधकार जो है प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला जो दृश्य है वो ख़त्म हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लेते हैं, और इसके दूसरे भाग में मैं आपको इसके दूसरे दृश्य के बारे में बताऊंगी कि आगे जो है इस कविता में क्या हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और किसी वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।